आज हम बात बिहार की करेंगे, बात बिहार के राजनीति की करेंगे और निश्चित तौर पर लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार हैं, उन पर बात करेंगे। अगर आप उम्मीदवारों की लिस्ट देखेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण आपको हर लिस्ट में दिखाई दे देगी। चाहे बात आरजेडी की करें, बीजेपी की करें, जदयू की करें या फिर लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी की करें, हर जगह पर आपको बेटी, पिता, बहू का उदाहरण जो है वो हर पार्टी में आपको मिल जाएगा। ऐसे में हर पार्टी के नेता जो हैं वो एक दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो दल, वो पार्टी अगर अपने गिरेबान में झांकेगी तो कई उदाहरण जो हैं उनके पार्टी में पहले से ही मौजूद है। और इस बार भी किसी पार्टी ने परिवारवाद को खत्म नहीं किया है, बल्कि परिवारवाद को बढ़ावा ही दिया है। एक दूसरा ट्रेंड आजकल जो है वो बिहार में इस बार दिखाई दे रहा है, हालांकि इसके पहले दिखाई दिया था, लेकिन एक दो उदाहरण उसके दिखाई दिए थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है वो उदाहरण। वो ये है कि इस बार पिता, चाहे किसी भी पार्टी में हो, वो अपने बेटे और बेटियों को टिकट दूसरे दल के थ्रू दिलवाते हैं। यानी वो चाहते हैं कि अगर हमारे पार्टी में टिकट का जो गुंजाइश है वो नहीं बन रहा है, तो हम दूसरे पार्टी से संपर्क करके किसी भी तरीके से अपने बेटे और बेटी को आगे बढ़ा दे, पॉलिटिकल जो चुनाव की जो मैदान है उसमें उनको डाल दे। बात अशोक चौधरी की करेंगे, वो खुद बिहार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन अपनी बेटी को उन्होंने टिकट दिलवाया है चिराग पासवान की पार्टी से, जो कि समस्तीपुर से उम्मीदवार भी हैं। दूसरी अगर हम बात करेंगे महेश्वर हजारी की, जो पहले उपाध्यक्ष थे बिहार विधानसभा में और अभी वर्तमान में वो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनके बेटे सन्नी हजारी अचानक कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और ये लगभग तय माना जा रहा है कि समस्तीपुर में वो लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार होंगे। इसी तरीके से, हालांकि अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन अखिलेश सिंह, उनके बेटे मोतिहारी से इसके पहले यानी 2019 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जबकि पिता कांग्रेस में है। इस बार भी ये माना जा रहा है, चूंकि मोतिहारी की जो सीट है वो इस बार मुकेश सहनी के खाते में चली गई है, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है एक बार फिर से अखिलेश सिंह के जो बेटे हैं वो मोतिहारी से मुकेश सहनी के पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े। तो ये एक नया ट्रेंड चल रहा है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जो हैं वो इस चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ है पीयूष शर्मा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ है राहुल कुमार, जो आरएलएम पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं अमित कुमार टुन्ना, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ हैं प्रमोद सिन्हा, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। एक एक करके सभी से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वर्तमान राजनीति में परिवारवाद जो है वो हर दल की मजबूरी बन गई है। पीयूष शर्मा जी, आपसे स्टार्टिंग करेंगे, आपसे शुरुआत करेंगे। क्या आपको लगता है कि परिवारवाद जो है वो हर पार्टी की मजबूरी बन गई है? आप लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो हर दल में परिवारवाद का उदाहरण मौजूद होता है। सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के बिल्कुल सख्त खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी, हमने कभी भी परिवारवाद को प्रश्रय देने का काम नहीं किया है। हाँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यह बार बार कहते हैं कि यदि एक परिवार का कोई, चाहे वह उस राजनेता का, उस नेता का पुत्र हो, उनके भाई हो, उनकी पत्नी हो, वह राजनीति करना चाहता है, वह राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करना चाहता है, वह राजनीति के माध्यम से देश में, राज्य में विकास करना चाहता है,
वह इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने परिवारवाद के बारे में बिल्कुल स्पष्ट करने का काम किया है कि परिवारवाद वह है जिस पार्टी में एक ही परिवार का पूरी तरह से दबदबा हो, जिस पूरी पार्टी का नियंत्रण एक जगह से है, एक परिवार के माध्यम से पूरी पार्टी चलती हो, वह है परिवारवाद। यदि अशोक चौधरी जी ने अपनी बेटी को दूसरे दल से टिकट दिलवाने का काम किया है तो इसमें इन्होंने कोई गलती करने का काम नहीं किया है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है यदि कोई नेता का, किसी राजनेता का एक परिवार में 10 लोग हो, 10 लोग राजनीति में आए, उससे राजनीति की कोई परेशानी, वह परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद वह कहलाता है जहां से एक परिवार का पूरी पार्टी पर नियंत्रण हो, उस परिवार के उस पार्टी में उस परिवार के खिलाफ कोई भी काम नहीं हो, उस पार्टी में उस परिवार की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं हो, कोई भी नीति निर्णायक भूमिका में उस परिवार का वर्चस्व हो और एक परिवार पूरी तरह से उस पार्टी पर नियंत्रण करता हो, वह परिवारवाद है। हम परिवारवाद के तो सख्त खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद, आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपनी हर सभा में परिवारवाद पर प्रहार करने का काम करते हैं। बिल्कुल सही करते हैं और उस पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी 100% खड़ी है कि हम कभी परिवारवाद को प्रश्रय देने का काम नहीं करते हैं। हमारी तो लड़ाई परिवारवाद से है, हमारी लड़ाई वंशवाद से है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार, क्योंकि परिवारवाद पर ये मुद्दा है, मैं भ्रष्टाचार को लाने का काम नहीं करूंगा, वह दूसरा विषय है। लेकिन मेरी लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई तो परिवारवाद वंशवाद से है और देश के प्रधानमंत्री है सभा में। लेकिन यह समझने की आवश्यकता है कि आखिर परिवारवाद और वंशवाद कहाँ है। देखिए, पिछले 28 वर्षों से मैंने ये बात क्यों कही, पिछले 28 वर्षों के इतिहास को देखा जाए सौरभ जी, तो 28 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल में केवल एक ही परिवार का कब्जा है, लालू परिवार का। यह परिवारवाद है सौरभ जी। 1978 से लेकर के 2022 तक की मैं बात आपको बताता हूँ। 1978 से 2022 तक बीच के कुछ कालखंड को छोड़ दिया जाए तो एक परिवार पर गांधी परिवार का पूरी तरह से कांग्रेस पर कब्जा है। कभी सोनिया गांधी, कभी राहुल गांधी, कभी इसके पूर्व राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, एक परिवार का। ठीक है पीयूष जी, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। प्रमोद जी हमारे साथ हैं, उनसे सवाल लेते हैं। प्रमोद जी बताइए, बीजेपी तो कह रही है कि हमारे पार्टी में, हमारे गठबंधन में तो परिवारवाद है ही नहीं, वंशवाद है ही नहीं। जो परिवारवाद है वो केवल आरजेडी में है, जो वंशवाद है केवल आरजेडी में है और उनके सहयोगी पार्टियों में है। फिर कैसे आपके नेताओं ने 15-16 लोगों की लिस्ट जारी कर दी थी बीजेपी और एनडीए को आईना दिखाने के लिए? प्रमोद जी, आपको आवाज आ रही है? प्रमोद जी, आप म्यूट पे हैं। हाँ, आपके द्वारा ही म्यूट किया गया था। अभी पीयूष जी की बात सुन रहे थे, वो एक नई परिवारवाद की नई परिभाषा लेकर के आए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर ही ये लोग बोलते रहे हैं और हमेशा विपक्ष को निशाना पर लेने का काम किए परिवारवाद पर। तो इस बार तो इनकी कलई खुल गई है। देश की जनता, राज्य की जनता बढ़िया से जान गई है कि परिवारवाद के आकंठ में कौन सी पार्टी डूबी हुई है। सब लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन में परिवारवाद है ही नहीं, ना ही वंशवाद है। उन्होंने जो नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है वो पहले से राजनीति कर रहे थे। अब सौरभ जी, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जिस प्रकार से ये डिफिनेशन दे रहे हैं, हम इनके डिफिनेशन पर ही आते हैं। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। जीतन राम मांझी जी के बेटे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं अपनी पार्टी के, और ये भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गलवहियां कर रही है। तो ये जो नया डिफिनेशन इन्होंने दिया है, इस पर भी तो ये लोग सोच विचार कर लेते। अभी जो है इन लोगों ने जो दिया है टिकट, अपने उम्मीदवारों की जो घोषणा की, उसमें 14 ऐसे उम्मीदवार हैं, 14 से अधिक, जो परिवारवाद की ही उपज है।
राजनीतिक परिवार से ही जुड़े हैं। अब अशोक चौधरी जी अपनी बेटी को टिकट दिलवाए, उनके पिता महावीर चौधरी भी जी राजनीति में कई साल तक रहे, रविशंकर प्रसाद जी हो गए, विवेक ठाकुर जी हो गए, मतलब अरुण भारती जी, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी के बहनोई, जिनकी जनसभा में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और परिवारवाद पर कुछ नहीं बोलते हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उनके आने के एक दिन पहले ही परिवारवाद पर बोलने के लिए एक ट्वीट किया था कि इन लोगों ने 14 उम्मीदवार देने का काम किया है जो परिवारवाद की उपज है। अब वो परिवारवादी पार्टी के जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री जी आए हैं, उनके परिवारवाद पर भी कुछ बोले, लेकिन ये लोग उस पर कुछ नहीं बोले। और आज यहाँ पर बैठ करके गुड़ खाते हैं और गुलगुल्ला से परहेज करने वाली बात करते हैं। अगर परिवारवाद की तो कलई इनकी खुल गई है। भ्रष्टाचार पर आप देख लीजिए कि विपक्ष पर जितने भी नेता पर ये लोग आरोप लगाते हैं, जब इनके पाले में चले जाते हैं, इनकी पार्टी में चले जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, चाहे वो 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले होते हैं, चूंकि प्रधानमंत्री जी कई पर आरोप लगाए, वो लोग जब इनके यहाँ चले जाते हैं तो उनको महिमा मंडित करने का काम करते हैं, चाहे उनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है। अब एक नहीं लंबी लिस्ट है इस पर। तो इन लोगों को अब जो है, जो ये अभी वर्तमान में हम लोगों का जो देश में जो चुनाव चल रहा है, तो चुनाव में जो जन सरोकार का जो मुद्दा था, उस मुद्दा को इन लोगों को लाना चाहिए था। हम लोग तो उसी मुद्दा पे लड़ रहे हैं कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी 46 वर्षों में सबसे उच्च दर पर है, हंगर इंडेक्स में इंडिया 111वें नंबर पर है, मानव विकास सूचकांक में 134 नंबर पर है। तो आप पिछले 10 वर्षों से केंद्र में सरकार में हैं, तो इन सब जो ज्वलंत मुद्दा है, जो जन सरोकार का मुद्दा है, जिसमें आम जनमानस की जरूरतों को पूरा करने वाला मुद्दा है, उन मुद्दा पर काम क्यों नहीं करते हैं? 2014 में भी इनका मुद्दा था परिवारवाद, भ्रष्टाचार, और आज भी है। सारे भ्रष्टाचारी इनके यहाँ चले गए, फिर भी ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। परिवारवाद पर इतने उदाहरण सामने हैं, चाहे आप बिहार स्तर पर देख लीजिए, सम्राट चौधरी जी को देख लीजिए, सकनी चौधरी जी के बेटे, उनको डिप्टी सीएम बनाए हुए हैं, नितिन नवीन जी को मंत्री बनाए हुए हैं। मतलब कितना, किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, आप सिर्फ बिहार की बात हम कर रहे हैं, अगर बिहार की बाहर की बात देख लीजिए तो एक लंबी लिस्ट है, और 1 घंटा में भी उनका नाम अगर हम सुनाना चाहें तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन ये लोग परिवारवाद पर नई नई परिभाषा लेकर के आते हैं कि वंशवाद ऐसे, परिवारवाद वैसे। तो आप आखिर ये लोग जो गलबहियां कर रहे हैं चिराग पासवान जी से और जीतन राम मांझी जी से, तो उस पर भी तो पीयूष जी को कुछ जवाब देना चाहिए। चलिए राहुल जी, आपको नहीं लगता है कि परिवारवाद पर बोलने का हक किसी को नहीं है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो या चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो? सौरभ जी, देखिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, उसके अलग अलग दलों, अलग अलग पार्टियों में अलग अलग नेता हैं, उनके पुत्र हैं या पुत्री हैं, वो राजनीति में आ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है, जैसे बिहार की राजनीति अगर आप देखें, या केंद्र की राजनीति आप देखें, या बीजेपी की राजनीति आप देखें, तो जैसे बीजेपी की राजनीति में आप ये नहीं कह सकते हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी का परिवार अगर कोई है, या राजनाथ सिंह जी का परिवार कोई है, या मुरली मनोहर जोशी जी के परिवार से कोई व्यक्ति आ जाए राजनीति में, तो कल पार्टी के हर फैसले वही तय करेगा। आज बीजेपी के अंदर एक छोटा कार्यकर्ता भी किसी बड़े पद पर पहुंच सकता है, लेकिन अगर मैं एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अगर मैं लेफ्ट को देखूं, तो लेफ्ट के अंदर ये सब चीजें नहीं थी। उसी तरह से अगर आप कांग्रेस को जवाब देखेंगे, तो नेहरू जी के बाद जिस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चली आ रही हैं, और जब कई चुनाव हारने के बाद भी भले वो दिखाने के लिए खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हो, लेकिन अभी भी पानी पीने के लिए भी उनको एक तरफ सोनिया गांधी जी को और एक तरफ राहुल गांधी जी की तरफ उनको देखना पड़ता है कि पहले मैं पानी पीऊं या पहले पूछ लूं। तो एक प्रोटोकॉल में भी, एक व्यवहार में भी चीजें उस तरह से चलती हैं। जैसे लालू जी ने जब परिवारवाद की बात ये क्यों उठी, क्योंकि जब लालू जी को जब सत्ता से जाना था और जब उनको चारा घोटाले में जब उनको सजा मिली, या जिस वजह से उनको पद छोड़ना था, तब उन्होंने रातों रात एक तय किया कि बिहार का भविष्य एक ऐसी महिला के पास दे देना है जिन्होंने ठीक से कभी स्कूल नहीं देखा या बिहार की राजनीति को कभी समझा नहीं। जब तेजस्वी जी 25 साल की उम्र के होते हैं, वो एमपी एमएलए बनने,
उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सीधे डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं पार्टी के हर फैसलों के लिए, सरकार के हर फैसलों में वो डिप्टी सीएम के तौर पर काम करते हैं। जब परिवार के हर फैसले, पार्टी के हर फैसले माने जाए, तब वंशवाद और परिवारवाद ज्यादा घातक तरीके से होता है। आप बिल्कुल इस बात को नहीं रोक सकते हैं कि किसी भी नेता का कोई पुत्र या पुत्री या परिवार राजनीति में नहीं आ सकता। एक डॉक्टर का बेटा जब डॉक्टरी कर सकता है, एक वकील का बेटा वकील बन सकता है, लेकिन अगर एक वकील का लॉ फर्म का जो हेड है, अगर उसका बेटा अगले ही दिन जब वो लॉ की डिग्री ले और अगले ही दिन वो अपने लॉ फर्म के सारे फैसले खुद वो करने लग जाए, बाकी जो लॉयर्स उस फर्म के अंदर है उसकी राय को वो ना माने, तो निश्चित तौर पर उस लॉ फर्म को बर्बाद हो जाना है। ठीक उसी तरह से बिहार की बात हो, यूपी की बात हो, चाहे वो बंगाल की बात हो या कई राज्यों की बात हो, आप जो परिवारवाद या वंशवाद पर जो सबसे ज्यादा हमला अभी हाल के दिनों में अगर कोई बड़ा आंदोलन आपने और हमने देखा तो वो आम आदमी पार्टी ने 2012 में किया, और वो तमाम जो एक आयरनी कहिए मैं कहूं इस पॉलिटिक्स का कि उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के इतने बड़े आंदोलन किए, परिवारवाद को लेकर के उन्होंने आंदोलन किए, और उन्होंने अपनी पार्टी के कई दलित नेताओं के सिर्फ आरोप लगे और उसमें कोई सजा नहीं हुई। उसके इस्तीफे ले लेने वाले केजरीवाल जब वो खुद भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए तो उनकी पत्नी फ्रंट में आकर के सारी चीजों को, पार्टी के फैसले को डिफेंड करने लग गई और पार्टी के फैसले वो बताने लग गई। तब जाकर के ये वंशवाद ज्यादा खतरनाक तरीके से सामने आता है। आज अगर बीजेपी चीजों को तय कर रही है तो जरूरी नहीं कि गठबंधन पार्टी के अंदर परिवारवाद है तो वो सारे फैसले बीजेपी उसकी मान लेगी। तो बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा। जो राजनीति तय कर रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं के हक छीन रहे हैं, अब लालू जी के परिवार में 9-10 फैमिली मेंबर्स हैं, तो 4 तो राजनीति में आ गए, बाकी 6 का भी नंबर लगना है। तो मुझे तो लगता है कि इसी चुनाव में बाकी 6 लोगों का भी नंबर लगा देना था, कम से कम ये क्लियर हो जाता है कि भाई इन सीटों को छोड़ करके बाकी सीटों पर हम तैयारी करें। तो ये जो राजनीति है, जो हर चीज परिवार तय कर रहा है, इसको समझना पड़ेगा बहुत गंभीरता से, जो आज की राजनीति है। और मैं इस मामले में बहुत बेहतर कह सकता हूं कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी है, कम से कम उनका परिवार पूरी तरह से इस चुनावी पॉलिटिक्स से दूर है, और मुझे खुशी है कि मैं उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ में काम कर रहा हूं। चलिए अमित जी आपके पास आएंगे। परिवारवाद से कोई परेशानी नहीं है, अगर उम्मीदवार पहले से राजनीति कर रहा है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक ही परिवार का आदमी अगर पूरी पार्टी को कंट्रोल कर रहा है, परेशानी इस बात को लेकर है। अमित जी म्यूट पे हैं। हाँ सॉरी हाँ भाई साहब को पता नहीं है कि हमारे यहाँ कभी भी अध्यक्ष कुछ भी चुनाव होता है, इंटरनल चुनाव होता है, तब डिसाइड होता है कि कौन पार्टी का मुख्य रहेगा और कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन पार्टी चलाएगा। ये तो अपने आप से ख्याली पर पहले बोलते थे राहुल गांधी है, गांधी फैमिली से, जब खड़गे जी बने तो अब ये बोलता है कि दूसरे के उनके बिना परमिशन है। इन लोग का अपना ख्याली पका होता है, अपना सोच होता है, ये हर तर्क अपने हिसाब से देते हैं। ये नहीं बताते हैं कि अगर समस्तीपुर में लड़ रही है संभवी तो किस पॉलिटिक्स में आप कहां कहां काम किए, ये बताए ना। ये आपको बता दे कि 12-14 लोग ऐसे हैं जो कि जिनके पूर्वज वहां पे एमपी एमएलए थे, आज फिर से चुनाव लड़ रहे। देख लीजिए हाजीपुर में वही हाल है, जमुई में वही हाल है, समस्तीपुर में वही हाल है, वाल्मीकि नगर में वही हाल है, पश्चिम चंपारण में वही हाल है, शिवहर में वही हाल है, मधुबनी में, ऐसा बहुत, वैशाली में, कहीं भी बताइए। इन लोग माने अपने पे पड़े तो उसको सब राफ साफ कर देते हैं, दूसरे का बात करेंगे तो बोलेंगे कहां से है, कैसे चला। ये बताए ना कि इनके नड्डा जी जैसे बनते हैं, कहां कब चुनाव हुआ, कैसे उनको बनाया गया। ये बताए कि गाजियाबाद में अगर कोई एमएलए है तो कहां से बन रहा है। ये बताए कि अगर कोई पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं तो आप अपने प्रधानमंत्री के बारे में बताइए, वो पढ़ लिख के कहां से है, उनका सर्टिफिकेट कहां का है, पहले ये क्लियरिफाई करे ना। ये अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड बताए ना कि किसके साथ है, कौन क्या कर। लेकिन वॉशिंग मशीन है इनके यहां, जब कोई आ जाता सब धुल जाता। अजीत पवार जी बहुत माने कहीं कोई घोटाला नहीं किए, जब हमारे साथ थे तो घोटाला कर रहे थे। जेएमएम के साथ ये सरकार बनाए तो जेएमएम उस समय बहुत अच्छी थी, आज हमारे साथ है तो खराब है। तो इनके साथ जो चले जाएंगे वो स्वच्छ है, गंगा नदी है, नहा लिए, डुबकी मार लिए, धुल जाते हैं। लेकिन ये माहौल बनाएंगे, परिवारवाद चल रहा है बिहार में। करीबन 30% लोगों को इन लोग परिवारवाद के तहत नेक्स्ट जनरेशन को टिकट दिया। इनसे पूछिए ना कहां कहां वो लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे। तो बहुत लोग हैं जो फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमको नहीं कोट करना चाहिए किसी का नाम, लेकिन ये अपना डिफेंस अलग तरीका से करते हैं। इनको सोचना पड़ेगा
कि हमारे यहाँ सब चीज साफ दिखता है। चुनाव हुआ, खड़गे जी बने तो वो डिसीजन लेते हैं। राहुल गांधी उनके सपोर्टर है, उनके पीछे उनके साथ खड़े रहते हैं, बड़े लीडर है, तो उनको माइनस भी करके नहीं ना चला जाता। एक टीम होता है, टीम वर्क हमारे पार्टी में दिखता है। पीयूष जी जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी में टीम वर्क दिखता है, जो भी फैसले होते हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे लेते हैं, राहुल गांधी नहीं लेते। राहुल गांधी एक सपोर्टिंग फैक्टर के तौर पर उनके साथ खड़े होते हैं। आप म्यूट पे हैं पीयूष जी। सौरभ जी, पूरे देश की 140 करोड़ जनता जानती है कि कांग्रेस का कोई भी नीति निर्धारण गांधी परिवार से होता है। मैंने पहले कहा 1978 से लेकर के इनके इतिहास को 2022 तक को देखने का काम करें। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1998 से लेकर के 2017 तक सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष पद पे आसीन रही थी। पीयूष जी ये सवाल तो आपसे भी किया जा सकता है ना कि पीयूष जी ये सवाल तो बीजेपी से भी पूछा जा सकता है ना कि सारे फैसले तो प्रधानमंत्री लेते हैं या उसके बाद गृह मंत्री लेते हैं, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो जेपी नड्डा है। बिल्कुल नहीं सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी में संसदीय व्यवस्था है, हमारा चुनाव समिति है, हमारा संसदीय बोर्ड है, हमारा चुनाव कौन व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ेगा वह संसदीय बोर्ड फैसला करता है। हम संसदीय बोर्ड के माध्यम से जो बोल रहे हैं वो सत्य है। ये पहले ये बताया कि जेपी नड्डा जी आपके अध्यक्ष कैसे बने, किस कब चुनाव हुआ, कैसे बना, ये बताइए। चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताइए ना। हम संसदीय बोर्ड के फैसले से कोई भी हम जो पूछ रहे हैं आपके नड्डा जी अध्यक्ष कैसे बने ये क्लियर कर दीजिए ना। अरे पूरा देश जानता है। अरे भैया आप पहले बताइए कब प्रक्रिया हुआ, कब चुनाव हुआ, कब हुआ और कैसे बने जेपी नड्डा जी। आपने जो देश को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को देने का काम किया, अरे हम लोगों ने इतिहास रचा, हम लोगों ने इतिहास रचा कि एक अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। आप बताइए ना। हम लोग इतिहास लिखे हैं, हम लोगों ने इतिहास रचा है, हमने देश का पूरे वर्ल्ड का नक्शा बदलने का काम किया। आप बताइए, डॉक्टर मनमोहन पहले बताइए जेपी नड्डा कैसे अध्यक्ष बना भाजपा का, आपके पार्टी का, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह डॉक्टर मनमोहन सिंह कैसे बना, वे दिखाओ। अरे भैया प्रधानमंत्री पहले बताइए जेपी नड्डा जी अध्यक्ष कैसे बने भाजपा का। अरे देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो यही खूब अमित जी एक करके आप लोग बोलिए। ये बात घुमाते हैं ना हम लोग सवाल एक करके बोलिए ना, एक करके बोलिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी की तो यही खूबसूरती है। इस भारतीय जनता पार्टी में एक मंडल का अध्यक्ष भी किसी राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, एक पंचायत एक बूथ का अध्यक्ष भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक पंचायत बूथ स्तर का भी कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन कांग्रेस में यह पूर्व पहले से तय होता है कि गांधी परिवार 2022 के बाद तो मुहर लगने का काम हो गया है, लेकिन 2022 के पहले तो पूरा देश जानता था कि गांधी परिवार में से ही कोई न कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। आज समाजवादी पार्टी में क्या है, जब से समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ, एक ही परिवार मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव उस पार्टी के अध्यक्ष रहे, अब अखिलेश यादव जी उस पार्टी के अध्यक्ष रह रहे। मैंने पहले बताया कि राष्ट्रीय जनता दल पिछले 28 वर्षों से लालू परिवार, लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष है। आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, क्या यह बताने का काम करेंगे कि लालू परिवार के खिलाफ, लालू परिवार की बिना मर्जी के खिलाफ किसी भी एक व्यक्ति को टिकट से देने का काम हो सकता है बिहार में? क्या राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता यह बताने का काम करेंगे कि यदि लालू प्रसाद यादव के जान, मैं आपसे इनसे पूछना चाहता हूं कि जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और सीबीआई के जांच में जब वो जेल जाने लगे सीबीआई केस में, तो क्या बिहार में कोई राष्ट्रीय जनता दल में कोई व्यक्ति नहीं था जिन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया? यह परिवारवाद है, यह वंशवाद है, और परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई सदैव रहेगी और सदैव जारी रहेगी।
मैं इसे पूछना चाहता हूँ, अभी ये नितिन नवीन की बात कर रहे थे। ठीक है, सवाल ले लेते राजनाथ हैं सिंह के बेटे पीयूष जी, ये पीयूष जी सवाल ले लेते हैं, एक साथ आपने कई सवाल किए हैं, सवाल ले लेते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता साथ में हैं और वो बोलना भी चाह रहे हैं। प्रमोद जी जवाब दीजिए। देखिए, अगर 28 सालों से अगर कोई एक व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है और जिस पार्टी में पहले से तय हो कि अगर ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो इनके बाद कौन बनेगा, उसके बाद कौन बनेगा, तो परिवारवाद और वंशवाद तो आपकी पार्टी में है ना। सौरभ जी, अभी राहुल जी भी बोल रहे थे और पीयूष जी का भी एक सिमिलर प्रश्न था कि जब मतलब राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री इन लोगों ने बना दिया, तो मुख्यमंत्री का चयन जो होता है वो विधायक करते हैं, विधायक दल का नेता होता है और उसके बाद मुख्यमंत्री का चयन होता है। अगर मान लीजिए इनके ही बात को कि बना दिया गया, उसके बाद भी हमारी महिला मुख्यमंत्री जो थी वो फिर दोबारा चुनाव में भी गए और चुनाव में भी जनता ने विधायक चुन करके भेजने का काम किया और विधायक ने फिर उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये शायद भूल जाते हैं। और सौरभ जी, आप लगातार देखते हैं हमारे यहाँ जो है 3 साल का सेशन होता है और बजाबते पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहले सदस्यता अभियान चलता है, जो सबसे ज्यादा सदस्य बनाते हैं, 25 सदस्य बनाने वाले एक जो है क्रियाशील सदस्य होते हैं और क्रियाशील सदस्य जो होते हैं वो बूथ स्तर पर बीएलए बनते हैं और बीएलए जो होते हैं वो पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, पंचायत अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, प्रखंड अध्यक्ष जो है वो जिला अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और अलग अलग राज्य के जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। ये शायद इन लोगों को पता नहीं है। अभी अमित जी जो बार बार पूछ रहे थे उनसे, तो वो जवाब देना चाहिए था ना कि नड्डा जी किस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बने हैं। हमारे यहाँ तो सब कुछ साफ है। और सौरभ जी, आप लगातार इन सब चीजों को देखते रहते हैं कि कम से कम 6 महीना हमारे यहाँ सदस्यता अभियान चलता है और उसी सदस्यता अभियान जो बनता है उसी के आधार पर बाकी प्रक्रिया भी पूरी की जाती है। तो इनके सवाल का तो ये जवाब है कि अब 28 साल रहा कि 28 साल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो जो नीचे से जो पंचायत अध्यक्ष से लेके प्रखंड अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष से लेकर के राज्य के जो अध्यक्ष होते हैं, राज्य अध्यक्ष, वो जब चुनाव करेंगे और जनता में जिनका विश्वास होता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को जनता अपना नेता मानती है। इन लोगों को शायद नहीं पता है। और जब तेजस्वी जी की बात ये लोग करते हैं तो 2015 के चुनाव को आपने काफी नजदीक से देखने का काम किया था। वो चुनाव मैदान में गए थे, चुनाव जीत करके वो सदन में आए, सदन जो भी विधायक आए उनको सदन का नेता चुना और उसके बाद वो उप मुख्यमंत्री बने। उसके बाद दोबारा जब 2020 का चुनाव होता है उसमें अकेले इनके राज्य के मुख्यमंत्री से लेके मंत्री से लेके केंद्र के प्रधानमंत्री से लेके उनके मंत्री तक लगातार 30 से अधिक हेलीकॉप्टर से उनका पीछा करके जनसभा को बिहार में संबोधित करते हैं और अकेले हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अकेले जनसभा को संबोधित करते हैं और बिहार में मात्र 12,000 के वोट के अंतर से हम लोग सरकार नहीं बना पाए और हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल जनता के आशीर्वाद से 1 नंबर की पार्टी बनकर के उभरी। तो जनता का जो जनमत होता है जिस पार्टी के साथ है, जब जनता का जनमत हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मिला तो हमारे नेता तो वही होंगे ना। ये बतलाने का काम करें, क्योंकि सारी प्रक्रिया, सारा जो ताकत है वो जनता के हाथ में है और जनता चुनती है अपना प्रतिनिधि। ये लोग बार बार इन सब चीजों को भूल जाते हैं और अलग अलग समय पे अपने सुविधा अनुसार अलग अलग परिभाषा करने का काम करते हैं। राहुल जी, आपने सुना आरजेडी के प्रवक्ता बता रहे थे इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, उसके बाद ये तय होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। कार्यकर्ता और जनता तय करती है। अगर जनता और आरजेडी के कार्यकर्ता ये चाह रहे हैं कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही रहे तो परेशानी क्या है? सौरभ जी, मुझे लगता है कि प्रमोद जी शायद अकेली पार्टी हैं, बाकी हम लोग सब एनजीओ चलाते हैं। हम सभी पार्टी के लोग मेंबर बनाते हैं,
बूथ स्तर पर मेंबर बनाते हैं, फिर वहां चुनाव होता है, फिर पंचायत स्तर पे चुनाव होता है, फिर प्रखंड स्तर पे। ये सभी पार्टियों का चुनाव आयोग में अगर आपकी पार्टी रजिस्टर्ड है तो आपको इस प्रक्रिया का पालन करना ही होता है। लेकिन ये उस पार्टी के व्यक्ति बोल रहे हैं जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चुन लिया गया, चूंकि इनके हाथ में था, परिवार की वजह से या वंशवाद की वजह से या उनकी पार्टी भाई खुद की है तो वो कुछ भी तय कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को चुनाव आयोग, भारत का संविधान चुनाव लड़ने को अधिकृत नहीं मानता हो, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सजा याफ्ता एक व्यक्ति हो, तो मुझे लगता है कि वो प्रक्रिया जो बता रहे हैं तो वो प्रक्रिया उनको भी बतानी चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चूंकि सजा याफ्ता है इसलिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये बता रहे हैं कि जनता के वोट से तेजस्वी जी जीते, राबड़ी देवी जी दूसरी बार आई। आप सभी लोग, आप पत्रकार रहे हैं सौरभ जी, 97 में किस तरह से राज्यपाल ने उनसे इस्तीफा मांग लिया था लालू जी से, और किदवई जी से मिलने गए और मिल करके बाहर विधायक उनका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैंने तय कर लिया और राबड़ी को मैंने चुन लिया है, आप लोग को क्या करना बताइए। तो इस तरह से चीजें जहां तय हुई हों वहां ये हमको प्रक्रिया बता रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रमोद जी शायद अपनी पार्टी का ही पूरे इवोल्यूशन, उनकी पार्टी का क्या है वो शायद वो ना जानते हो। तो इस तरह से जब चीजों को तय करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी का, बीजेपी का सवाल हुआ, बीजेपी के अंदर बहुत क्लियर नियम है कि 2 बार से ज्यादा कोई भी व्यक्ति कंजिक्यूटिव, मतलब लगातार 2 बार से ज्यादा वो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता है। अगर वो किसी भी प्रक्रिया से चुने गए हैं तो क्या उनके यहाँ पंचायत अध्यक्ष नहीं चुना गया वोट के माध्यम से, क्या उनके जिलाध्यक्ष नहीं चुने गए, क्या उनके प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुने गए, वो प्रक्रिया सभी पार्टियों में होती है। लेकिन सौरभ जी, बीजेपी हो और कांग्रेस हो, दोनों में एक बहुत बेसिक फर्क है कि बीजेपी के अंदर कोई भी व्यक्ति एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जब बहुत ज्यादा बवाल हुआ, लंबे समय तक सोनिया गांधी जी थी और राहुल गांधी जी फेल होते चले गए, तब मजबूरी में उनको खड़गे साहब को लेकर के, एक वयोवृद्ध व्यक्ति को लेकर के आना पड़ा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, खड़गे साहब आए, अच्छी बात है, लेकिन जब उनको अपने बैठकों में भी जब अगल बगल पानी का गिलास उठाते वक्त भी दाएं और बाएं देखना पड़ता है, और तब मुझे यह लगता है कि ये वंशवाद तो है, इसको आप मानिए चाहे नहीं मानिए, आप आलोचना में कुछ भी कह लीजिए, लेकिन खड़गे साहब की वो तस्वीर किसी से बुलाई जा सकती है, दोनों व्यक्ति से, राहुल गांधी जी हो या सोनिया गांधी जी हो, सम्मान दोनों का है, लेकिन दोनों से उम्र में ज्यादा खड़गे साहब हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बैठक में बैठे हुए हैं, लेकिन पानी भी वो अपनी मर्जी से जिस पार्टी में नहीं पी सकते हो, तो उस पार्टी में अगर वंशवाद का सवाल उठता है तो क्या गलत उठता है? ये सवाल तो है। अगर सारे पार्टी के फैसले वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा हो अपनी मर्जी से, और उनको अभी भी, मनमोहन सिंह आखिर क्यों इतने क्रिटिसिज्म के शिकार होते हैं? मैं माना कि वो बहुत बेहतर प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन क्या उनको अपने फैसले के लिए, अरे सर सुन तो लीजिए, उनको अपने हर फैसले के लिए सोनिया गांधी जी की तरफ देखना पड़ता था, और कई ऐसे वीडियो और तस्वीर आ चुकी है जी बिल्कुल बिल्कुल प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री को बैठना चाहिए था, वहां पे सोनिया गांधी जी बैठी हुई होती थी। कई बार सोनिया गांधी जी, चलिए राहुल जी ये आज हमारे विषय का मुद्दा नहीं है। राहुल जी आज हमारे पार्टी का जो फैसला है वंशवाद की वजह से, एक मिनट प्रमोद जी आज जो हम लोगों का विषय है, हम ठीक है, आप अब जवाब दे दीजिए, लेकिन कम शब्दों में। जी, ये अभी कह रहे थे, अभी कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी पूरी पार्टी का विलय कर दिए थे, और अभी जिस पार्टी से ये लड़ रहे हैं, तो इतना जल्दी आप बताइए कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए अपने पार्टी के, तो ये स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए ना। कुछ दिन पहले तो ये पूरी पार्टी का विलय कर दिए थे, और अभी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब तो सौरभ जो आपके यहाँ होता है ना प्रमोद जी, जो आप प्रमोद जी जो तो थोड़ा कम बोलना चाहिए। चुनाव जैसे ये खत्म होगा, अभी हम लोग को सिंबल मिला है, जस्ट चुनाव के बाद उसकी एक प्रक्रिया, जब आपकी पार्टी पंजीकृत हो जाती है तो ये क्या गारंटी है कि चुनाव के बाद आप वही रहिएगा? सुन लीजिए सर, 6 महीने नहीं, ये गारंटी है क्या? नहीं राहुल जी, गारंटी है, गारंटी है क्या? मेरी गारंटी है, आप अपनी गारंटी, हमारा इतिहास है, राहुल जी हमारा इतिहास है, हम जिसके साथ हैं, लेकिन आप अपनी गारंटी दीजिए। है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष के बेटे आपकी पार्टी से लड़ेंगे, ये पता है आपको? अरे
तो राहुल जी एक बात बताइए, अगर आप दूसरे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो आप भी अपनी पार्टी का गारंटी दीजिए ना कि अगली बार जब चुनाव होगा तो उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होंगे, कोई दूसरा होगा। ये गारंटी दे सकते हैं आप? देखिए, जब ये मेंबरशिप का जब प्रोग्राम चलेगा चुनाव के बाद 6 महीने के अंदर वो सारे प्रोसेस होने हैं। जब जनता चाह लेगी, कार्यकर्ता चाह लेंगे तो कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा। तो वही तो आरजेडी में हो रहा है ना राहुल जी, वही आरजेडी में हो रहा है। जनता और कार्यकर्ता अगर लालू प्रसाद यादव को चाह रही है तो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। वही हाल आपके पार्टी में है। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं तो वो बन रहे हैं। बात एक ही है। उपेंद्र कुशवाहा कोई परिवारवाद की वजह से नहीं आया है। उपेंद्र कुशवाहा के परिवार का कोई व्यक्ति चुनावी राजनीति, आपके पार्टी का कंट्रोल, आपके पार्टी का कंट्रोल एक आदमी के पास है ना। क्लियर है, सौरभ जी, बहुत क्लियर है कि लालू जी के परिवार के तमाम लोग उस पार्टी में हैं, कांग्रेस के लोग तमाम लोग उस पार्टी में हैं, वो सारे डिसीजंस ले रहे हैं। अरे भैया ये बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी में और भी नेता है कि नहीं है? अपने विषय पर आते हैं, अपने विषय पर आते हैं। अमित जी एक बात बताइए, अब एक राजनीति में नया ट्रेंड शुरू हुआ है जो 2019 में भी दिखाई दिया था। खुद अखिलेश सिंह जो थे वो कांग्रेस में थे और उनका जो बेटा था वो चुनाव लड़ा था उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, मोतिहारी से। और मुझे लगता है कि शायद अभी अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार भी उनके जो बेटे हैं वो मुकेश सहनी के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और मोतिहारी से उम्मीदवार होंगे। दूसरा सन्नी हजारे, उनके पिता मंत्री हैं बिहार सरकार में, लेकिन सन्नी हजारे को टिकट दे रही है कांग्रेस पार्टी समस्तीपुर से। तो ये क्या है? ये एक तरीके का सेटिंग नहीं है? पिता कहीं और रहे और अपने बेटे का। जी मुझे बता दें, देखिए ये अलायंस का एडजस्टमेंट होता है। कभी कभी सीट जब मिलता है तो इस कमिटमेंट पे उनको सीट दिया जाता है कि आपके सिंबल पे मेरा लोग लग रहा है। ये हर पार्टी में होता है। तो इसी तरह अब सन्नी हजारे जी हमारे पार्टी में ज्वाइन किया तो ये उनको नहीं कहा गया कि हम लोग टिकट दे रहे हैं। वो हमारे पार्टी के नीतियों के उनको अच्छा लगा इसलिए एक्सेप्ट किया, वो हमारे पास आया और ज्वाइन किया। ये तो कहने जा रहे कि वही लड़े। ये तय माना जा रहा है ना कि समस्तीपुर से उनको टिकट मिलेगा, ये लगभग तय है। देखिए ये अपने आप में सोच लेना कि हम ज्वाइन किए या वो ज्वाइन किया है तो ये तय माना जाएगा। पप्पू यादव जो भी ज्वाइन किया था हमारे यहाँ, टिकट नहीं मिला क्योंकि अलायंस में सीट नहीं आया। पप्पू यादव के साथ तो आप लोगों ने धोखा किया ना। कोई धोखा नहीं पहले भरोसा दिया कि आपको पूर्णिया की टिकट। देखिए अब बोलने दीजिए। हम लोग यादव खुद बोल रहे हैं। पप्पू यादव ने खुद कहा, कैमरे पर कहा, एक बार नहीं कई बार कहा। कहने का मतलब है अपने से कुछ भी कह दीजिए, लेकिन हमारे यहाँ ज्वाइन कराने के पहले कभी नहीं कहा जाता कि आपको हम फलना जगह का टिकट दे रहे हैं, आप आइए। भरोसा दिया जाता है। परिस्थिति ऐसी होगी तब हम टिकट दे। कोई भरोसा हम लोगों ने नहीं दिया था। तो पप्पू यादव लालू जी से भी मिले थे, नहीं पप्पू यादव लालू जी से मिले थे, वो बोले वो भी भरोसा दिए थे। तो उनका ये कहना कि हमको भरोसा दिया लाया गया कहीं से नहीं है। उनकी वाइफ हमारे साथ है, लंबे समय से हमारे साथ है, देखिए उनको राज्यसभा सांसद बनाया। ये अभी आए थे, थोड़ा दिन ठीक टेर रहते, फिर देखा जाता तो उनको फिर से लगाया जाता। देखिए राजनीति में पेशेंस होना चाहिए, लेकिन कमिटमेंट का आदमी होना चाहिए। इसको आप नहीं कर सकते पप्पू यादव को हम लोगों ने कमिटमेंट के साथ लाया था। हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन कराया था कि हाँ ठीक है सीट आएगा तो लड़ सकते हैं, नहीं लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये कहना कि नहीं सीट है या कोई, हम अलायंस के साथ में लड़ रहे हैं, हम तो बीजेपी में जाके नहीं ना लड़ा रहे हैं, ये सोचने की बात तो है। आप ये कहना चाह रहे हैं अमित जी कि मुजफ्फरपुर से अजय निषाद उम्मीदवार नहीं होंगे कांग्रेस के, समस्तीपुर से सन्नी हजारे जो है वो मेरी बात पूरी आपने नहीं सुनी। मैं क्या कहा कि हम लोगों का प्रक्रिया है, हम लोगों ने वो ज्वाइन किया। अगर उनकी इच्छा होगी तो एप्लीकेशन भरेंगे, स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद फिर सीईसी है, तो जहां डिसाइड हो जाएगा वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन हम लोग ये कमिटमेंट करके नहीं ज्वाइन कराए हैं कि आपको मुजफ्फरपुर लड़ाएंगे, आपको समस्तीपुर लड़ाएंगे, आपको पूर्णिया लड़ाएंगे, ये कहीं नहीं है। ये देख एडजस्टमेंट होगा, अगर लगेगा हमको वो मजबूत कैंडिडेट है, हमारी पार्टी इंटरनल सर्वे कराएगी, सर्वे में मजबूत दिखेगी तब लड़ाएंगे। ये मेरा काम है, हम इसमें कहीं दूसरे को नहीं नोटिस दिया। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, नहीं एक मिनट, आरएलएसपी का क्या उपेंद्र कुशवाहा के अलावा भी कोई इनके पार्टी में लीडर है?
हमको ये बता दे, उनको अपना सीट नहीं मिला, चले गए जदयू में, आज फिर एक ही सीट पे लड़े तो वही लड़े। आपके पास और कोई वर्कर या नेता नहीं है जिसको वो लड़ा के देखे कि नहीं हम बहुत दिन रहे, हम अध्यक्ष है, उनको लड़ा दे। वो अपना पार्टी चलाते हैं, ये भी गारंटी नहीं होता है कि इलेक्शन के बाद फिर हो सकता हो किसके साथ चले जाएंगे। पहले आप अपना गिरवान झांक के देखिए कि आपने किसको अध्यक्ष बनाया, जो सिर्फ अपने लिए राजनीति करता है और जात की बात करती है। इसलिए आपको पहले अपने सिस्टम को सुधार लीजिए, फिर दूसरे पे उंगली उठाइए। चलिए ठीक है, लगता है कि ठीक है। सबसे पहले तो आप अपनी पार्टी का देख लीजिए कि आपकी पार्टी के भी हर फैसले लालू परिवार जी तय करते हैं। नहीं, ये देखिए, राहुल जी आप सपना देखते हैं। राहुल जी आप हम तो, अरे आप सपना देख रहे हैं, आप पहले सोचिए ना, आपको कभी लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे, ये सोच लीजिए ना। आप वर्कर आप तो वकालत बहुत अच्छा करते हैं। राहुल जी, अमित जी, समय की कमी है। राहुल जी, समय की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सभी इस चर्चा में जुड़े। तो बात परिवारवाद की हो रही थी, वंशवाद को लेकर हो रही थी। निश्चित तौर पर आज कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो परिवारवाद और वंशवाद को लेकर वंचित है, लेकिन दावे सभी करती है कि हमारे पार्टी में परिवारवाद नहीं है, हम परिवारवाद नहीं करते। लेकिन सच्चाई यही है कि आज चाहे कोई भी पार्टी आप उठा के देख ले, सभी जगह पर आपको परिवारवाद भी मिलेगा, वंशवाद भी मिलेगा। नमस्कार।